गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। आज जो है आपका ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का चल रहा था, जीआईटी वाली जितनी बीमारियां चल रही थी वो सारा आज कंप्लीट हो जाएगा। कल उदावर्त मेनली किया था और आपको बताया था मैंने चिकित्सा चाहे आना हो, चाहे आधमान हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं प्रत्याधमान हो, सारी चीज़ों की चिकित्सा एक जैसी है। तो सब में वही दीपन पाचन उन्लोमन मेनली करना है और कंडीशन को देख करके डिसीजन लेना है। तो यहाँ से फिर ये पूरा एक आपका जो सेक्शन है वो सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या कुछ कुछ चीज़ें और हैं, जैसे आनाह है। अब आनाह का मतलब क्या होता है कि आमाशय में आमरस इकट्ठा हो जाएगा। एक सेकंड में शेयरिंग कर देती हूँ, याद नहीं रहा। इसमें पेज नंबर है 216। तो 216 में अगर आप देखोगे ये है। तो आमाशय में आमरस इकट्ठा हो गया, मतलब आनाह वाली कंडीशन में क्या हो गया कि ऊपर भी चीज़ इकट्ठा हो गई और नीचे भी चीज़ इकट्ठा हो गई, और वायु ने उसको क्या किया, अपान वायु प्रतिलुमित है या अपान वायु की विकृति है, तो अपान वायु की विकृति की वजह से वो बाहर ही नहीं निकल रहा है। मतलब जहाँ जो चीज़ थी वो एक तरीके से अटक सी गई, अल्सक की तरह हो गया। तो अल्सक में तो कंडीशन काफ़ी बुरा होती है, मतलब काफ़ी खराब होती है। इसमें तब उतनी बुरी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर भी हो सकती चीज़ें। तो यहाँ पर ऐसे ही है कि आमाशय में आमरस इकट्ठा हुआ और पक्वाशय में पूरी इकट्ठा हो गया और वो कहीं तरीके से निकल नहीं पा रहा है। तो दो तरह की कंडीशन हो गई भाई, आमाशय का है तो आमाशयत्व हो गया और पक्वाशयत्व हो गया। तो उस हिसाब से आप डिसीजन ले लेंगे कि कैसा पेशेंट की कंडीशन है, क्योंकि जब आप हेतु पूछेंगे तो हेतु से एकदम चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे यहाँ पर मोस्ट वाली आपको शॉर्ट नोट्स ही लिखने का आएंगे, कभी अनाह वगैरह रेयर ही आता है कि पूरा डिस्क्रिप्शन एक ही बीमारी का आ जाए बड़ा सा। उस जगह जब ऐसा होता है तो वहाँ पर आपको एटलीस्ट निरुक्ति वगैरह जरूर याद रखनी चाहिए कि आधन आधन नह धन घ या प्रत्यय शब्द से अनाह बना है, बंधन या मलावरोध है, जो सिंपल कॉन्स्टिपेशन एक्चुअली कहते हैं। तो सिंपल कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है, कई बार होता है ना, जैसे आपने विसूच का केस में पढ़ा था कि ऊर्ध्व और अधो मार्ग दोनों से निकल रहा था। अल्सक में पढ़ा है कि वो बुरी तरीके से वहाँ स्टक हो गया। यहाँ पर बुरी तरीके से नहीं स्टक होता है, स्टक हो जाता है तब पर भी, तो कुछ भी नहीं निकल रहा होता, तो ये वाली कंडीशन होती है। अब आमाशय में होगा तो पक्का सी बात है कि पेट में अगर वहाँ पर भी कंडीशन ये होती है कि मान लो मेन प्रेफरेंस आमाशय में, वहाँ चीज़ें अटक गई, तो पक्का सी बात है कि होता क्या है, जलन होगा, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, इस तरह के सारे साइन सिम्टम्स होते हैं। फिर कई सारे लोग होता है ना, बोलते हैं गैस बन गई तो सर दर्द वगैरह हो रहा है, इस तरह की सारी चीज़ें होंगी। और जब अटकी हुई तो पक्का सी बात है हृदय भी भारीपन लगेगा और आमाशय में पीड़ा भी होगी, क्योंकि जहाँ पर अटका हुआ है और आमाशय में कोई चीज़ रहेगी तो पक्का सी बात है हृदय वाले रीजन पर या चेस्ट रीजन पर दबाव डालेगी, तो इसलिए हृतस्तंभ वगैरह ये तरह की चीज़ें फील होंगी या गौरव वगैरह फील होगा। और अटक गया, न इधर से निकल रहा न उधर से निकल रहा, तो गार भी नहीं आता है। पक्वाशय वाला रहेगा तो ऑब्वियसली बात है लोअर रीजन में ज़्यादा प्रॉब्लम देगा कि अनाह में कटिवस पीठ में स्तब्धता रहेगी। कई सारे लोग को होता है ना कॉन्स्टिपेशन वगैरह की, इसलिए मैं बोलती हूँ कि जब किसी को बैक रहता है तो जरूर पूछे कि यूरिनरी ट्रबल है क्या, कॉन्स्टिपेशन की ट्रबल है क्या, पॉस्चरल प्रॉब्लम है क्या। जब ये तीन प्रॉब्लम रूल आउट हो जाती तब चौथा हम जाते हैं कि क्या कोई बोन की डिफॉर्मिटी है, या चौथा उससे भी कॉमन और है लेडीज के केस में, जिन लोगों को भी एनेस्थीसिया लगा रहता है वहाँ एक सेंसेशन बना ही रहता है लाइफ लॉन्ग। जितने लोग का हुआ है आप सारे लोगों से पूछ सकते हो, एक सेंसेशन बना ही रहता है। तो वहाँ पर आपको बहुत सारे पहले हेतु पता करने पड़ते हैं और हेतु के हिसाब से चिकित्सा करनी पड़ती है। हालांकि पता है सिंपल बैकएक में तो आपका कटिबस्ती से भी काम चल जाता है, लेकिन वो कटिबस्ती से कम काम चलेगा जब पॉस्चरल ज़्यादा होगा। अदरवाइज अगर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हैं, मतलब कि इटसेल्फ बोन वगैरह में प्रॉब्लम आई हुई है, तब फिर इस तरह की चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैं शुरू से ये डे 1 से आपको कह रही हूँ कि पेशेंट का हिस्ट्री या केस टेकिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना बढ़िया केस टेकिंग करोगे आपको ठीक करना पेशेंट को उतना हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का है कारण वही होंगे आपके सारे कि जो उल्टा पुल्टा खाया, वात प्रकोपक आहार लिया, कटुतिक्त कषाय रसों का सेवन किया, बहुत ज़्यादा ड्राई चीज़ें खाई। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एलोपैथी का कल्चर या लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है ना कि हम ज़्यादा तेल नहीं खाएंगे, ज़्यादा घी नहीं खाएंगे। अरे भाई तेल घी खाने का नहीं कंसेप्ट है, ज़्यादा तो हर अति सर्वत्र वर्जित है, बट एक नॉमिनल अमाउंट का जो ज़रूरी चीज़ है वो खाइए। अपना देखिए कि जो नहीं पच रहा है, मान लो अभी 4 रोटी खाते थे और डाइजेस्टिव फायर करे कि 2 रोटी
रोटी खाना है तो 2 रोटी खाइए, बट वो सही तरीके से खाइए। उष्णम अस्नियात स्निग्धम अश्नियात जो भी वाला कंसेप्ट है, उन सारी चीज़ों का ख्याल करके खाएंगे पिएंगे तो तकलीफ नहीं होगी। तो पेशेंट की इन सब सारी चीज़ों में करना है। तो आना को सिंपल वर्ड में समझ लीजिए, सिंपल कॉन्स्टिपेशन है। ठीक है, हम कॉन्स्टिपेशन में सोचते हैं कि सिर्फ पुरुष मतलब पक्वाशय में रुका होगा, नहीं, आमाशय में भी चीज़ें रुकी रहती हैं, अटकी रहती हैं, और अधिकतर पेशेंट आकर इस तरीके से कंप्लेन करते हैं। और खासकर जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट होते हैं ना, उनसे पूछे। और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के केस में आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब ट्रीटमेंट करने चलते हो आपको उस तरीके से लिखने को नहीं आएगा, बट ट्रीटमेंट में याद रखना कि पेशेंट को हमेशा कृमिहर चिकित्सा जरूर देंगे, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक कचरा कहीं टिकता है तो कीड़े उसमें पैदा होते हैं। अगर आप इस तरीके से ट्रीटमेंट दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें भी करके देखेगा। सामान्य लक्षण में हृदयस्तंभ, शिरोगौरव, गात्रगौरव, पीनस, जुकाम वगैरह की भी जिन लोगों को तकलीफ रहती है, नॉर्मली मैं तो हमेशा पेशेंट से पूछती हूँ, तो उसमें सबसे पहला रूल आउट यही करने की कोशिश करती हूँ कि पहले एक लग्जेटिव दे दो, और सबसे सेफर साइड लग्जेटिव देने को होता है कैस्टर ऑयल पिला दो। अगर पेशेंट पी लेता है तो जुकाम में तुरंत आराम होता है, क्योंकि जैसे ही कोस्ट क्लियर होगा वैसे ही भी जो कचरा निकल गया। बहुत पुराना कोई मरीज है जिसको बहुत पुराना आम है तो एक बार के विरेचन से नहीं सॉल्व होता, तो उसमें दीपन पाचन लोमन करते हो तब जाकर उसका जुकाम ठीक होता है। उद्गार अवरोध मतलब बेल्चिंग वगैरह भी नहीं हो रही है, उधर की स्तब्धता जब कुछ भी नहीं होगी तो पक्का सी बात है उधर पेट जकड़ा जकड़ा लगेगा। और होता है, कुछ लोग बोलते हैं ना पेट फूल भी गया है, कुछ निकल भी नहीं रहा है, लग रहा है जैसे सब कुछ अटक गया है। तो आना जो है आपका उधर की स्तब्धा अवस्था है, और आधमान में सिंपली पेट फूलना है। एक होता है पेट सिंपली फूलता है, और एक होता है कि नहीं सब कुछ लगता है अटका सा गया है। तो पेशेंट से पूछेंगे तो पेशेंट आपको सही सही बता देगा। फिर उसके बाद है कि आधमान और प्रत्यधिमान। तो प्रति आधमान का क्या मतलब होता है, जैसे अनाह में उधर स्तब्ध रहता था, मल संचय रहता था, आधमान में आटोप होगा, आटोप मतलब पेट फूला हुआ रहेगा, उधर का फूला होगा, और प्रत्यधिमान मतलब उल्टा सा हो गया। तो ये सिंपल सिंपल वर्ड याद कर लेना, ज़्यादा चीज़ें नहीं आती। सब नानात्मक जो 80 प्रकार की जो चरक जी ने व्याधियाँ बताई हैं उसी में है, डेफिनेशन रट लोगे तो बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। वायुना कुपितेन नाभेर अधः ससूलम आपूरा आधमाना। ठीक है, तो नीचे रहेगा, नीचे के रीजन में का बहुत हैवीनेस लगेगा और साथ में पेन होगा। और इस तरह की कंडीशन जो होती है यूरिन के प्रेशर को भी रोकने से भी होती है, ये भी जान लेना। आधमान वगैरह वाली जो कंडीशन है, तो 2 तरह की आधमान पक्वाशय वाला पंगा है, और प्रति आधमान जो है आमाशय वाला प्रॉब्लम है। तो जैसे चीज़ रहेगा वैसी चिकित्सा करेंगे। पक्वाशय में वात का स्थान होता है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ वात शामक चिकित्सा करनी पड़ेगी, और आमाशय में मिली कफावृत वात और साम रहेगा। मतलब आप वो पेशेंट का टंग वगैरह देख लेना, स्पिट वगैरह देख लेना। जैसे कल शायद आप लोग को बताया भी था कि पेशेंट ने स्पिट किया हुआ था, और मैंने काफ़ी टाइम बाद देखा तो उतना ज़्यादा स्टिकी था कि मतलब कई बार 5-6 बार पानी डालने के बावजूद भी नहीं निकल रहा था। मीन्स कि उसमें सोप अप्लाई करो देन वो निकल सकता था। तो इससे हम समझ सकते हैं कि आमावस्था है। तो आमावस्था देखने का 2-3 बहुत बढ़िया तरीका है। एक तो आप पेशेंट से पूछिए कि जो उसका स्टूल है डूब जाता है या तैरता है, डूबता है तो कितना डूबता है, क्या फुली डूबता है, वहाँ से भी आप कंडीशंस का पता चला सकते हो। स्टिकी स्टूल है कि नहीं है वो पूछ सकते हो, कि अगर पॉट में दाग थोड़ा सा भी पड़ता है तो पक्का सा मान लो स्टिकी स्टूल है। ठीक, दूसरी बात है कि आप उसकी टंग देख लिए, टंग कोटेड है कि टंग क्लियर है। अगर वो चीज़ नहीं समझ में आता तो पेशेंट को बोलो अपना स्पिट करे, या आप लोग अगर पेशेंट से अफोर्डेबिलिटी अच्छी है तो एक जगह स्पिट करा करके छुड़वाओ, अपनी जगह सेंटर पर रखो, किसी को वॉश कर देगा, पानी डाल करके ही तो करना रहता है बाद में। तो 2-4 घंटा छोड़ दो और उसका एक वीडियो रिकॉर्ड बना लो, पेशेंट को भेज दो कि भाई देखो तुम्हारा स्पिट इतना बुरी तरीके से आमावस्था में था। मतलब आयुर्वेद में अगर किसी को पैसा लेने का तरीका आता हो ना, बिजनेस माइंडेड हो, तो अपनी ही चीज़ों को बहुत अच्छे से बुना सकता है। क्योंकि देखो इसी आयुर्वेद में बहुत सारे लोग बहुत महंगी महंगी दवाएं भी देते हैं, बहुत सस्ती दवाएं देते हैं। पर मैं हमेशा यही कहूँगी जिस पेशेंट की जैसी पॉकेट फ्रेंडली हो उस हिसाब से देख लीजिए, उस हिसाब से ट्रीटमेंट करिए। ऐसा नहीं है कि आपका जो पेशेंट है अगर सस्ता का है तो फिर नहीं कर पाएगा, कर लेगा, अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, आप सिंपल ऑयल से भी उसकी मात्रा बस्ती करते हो, मतलब सिंपल मेडिकेटेड ऑयल से भी कर सकते हो, और जो 101 आवर्ती वाले ऑयल होते हैं उनसे भी मात्रा बस्ती कर सकते हो। जैसे मेरे पेशेंट ने कहा कि आगे मैं चाहता हूँ उससे करिए, मैंने कहा ठीक है अब आपको करेंगे क्षीरबला से 101 आवर्ती। तो मेरा कहने का मतलब ये सारी चीज़ें हैं। फिर ऊर्ध्ववात है, ऊर्ध्ववात भी लगभग वही है, जो बेल्चिंग बहुत ज़्यादा सी आती है लोगों को सिर्फ फील होती है, वो ऊर्ध्ववात है। तो हर जगह वायु प्रतिलोम हुई है या मूड हुई है या वायु ऊपर चढ़ गई है, इन सब में चिकित्सा एक जैसी की जाती है, इसलिए चिकित्सा का कहीं पर भी वो नहीं किया है। आपको निरुक्ति वगैरह याद रख लेना। जैसे ऊर्ध्ववात का है, ऊर्ध्वधनवात है तो इसमें ऊपरी भाग में रहने वाली वायु है, ऊपर ही ज़्यादा फील होगी। ठीक है, निदान संप्राप्ति भी सबकी लगभग सेम जैसी है, संप्राप्ति घटक में थोड़े थोड़े फर्क हैं। जैसे इसमें है
कि वात है प्राण अपान समान तीनों हो गया, जैसे उसके पहले मैं बोल रही थी ना कि सिर्फ आपका आगे वाला पेज कौन सा हो गया, यस 217, 18, 19, 20, 21, यस। तो इसमें कफ भी है, तो कफ में आम से आवृत कफ रहेगा, आवृत वायु रहेगी, रस वायु मल तीनों की दृष्टि रहेगी। आमाशय पक्वा से अन्नवा पुरुषवा सब रट्टा मार लिया है। नहीं कुछ समझ में आया है तो सिंपल सी बात है, जैसे नहीं आता है तो वहां पर सिर्फ ये लिख दो कि वात की दृष्टि है, कफ की दृष्टि है। और एक चीज तो पक्का याद रहती है कि भाई लोअर रीजन की कोई प्रॉब्लम है तो अपानवायु दृष्टि रहती है, उतना याद रहता है। अगर क्लियर कट नहीं आता है कि प्राणवायु और समान वायु की विकृति है तो नहीं लिखेंगे, लेकिन समझने की बात समझो। बेल्चिंग मुंह से निकलती है, उद्गार मुंह से निकलता है, तो जहां पर भी मुंह से कोई चीज निकल रही अधिकतर वहां पर प्राणवायु वाला कंसेप्ट आता है। मतलब उदार वायु का भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर प्राणवायु है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं समझ में आता तो एक ही लिखना, गलत लिखने से बेटर होता है कि आप सही सही लिखिए, कम ही लिखिए। चिकित्सा सिद्धांत जो मैंने आपको कल बताया था उस सब में चिकित्सा सिद्धांत वही है, चिकित्सा में कोई अलग सी चीज़ें नहीं है। कुछ चीज़ें मैं रिवाइज करा देती हूँ आपकी, जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग हमेशा ऐसे सारे पेशेंट्स को आप आश्वरिष्ट भी दे सकते हो। जैसे ऐसे पेशेंट्स को मेरा जो तरीका है, मान लो कोई पेशेंट पेट में बहुत ज़्यादा दर्द की कंप्लेन कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो पेशेंट को बोलोगे रोटी नहीं खाना है, क्योंकि होता क्या है कि तकलीफ होती रहती है, बट इंसान टाइम टाइम पर डस्टबिन की तरह सब कुछ डालता रहता है पेट में, तो वो बंद कराना है। भूख लगने पर, बहुत इंटेंस भूख लगने पर बहुत पतली चीज़ें, खिचड़ी दलिया या उससे भी पतला मूंग का यूज वगैरह या चावल का मंड वगैरह देख करके प्रकृति को डिसाइड करेंगे। अगर बहुत बढ़िया भूख लगती है तो देना शुरू करेंगे, अदरवाइज वो भी नहीं देंगे। और मैं तो बढ़िया से 10 मूलारिस चला देती हूँ, क्योंकि सेफर साइड पड़ता है, एक्सपायरी डेट का चक्कर ज़्यादा नहीं होता है, मतलब 10-10 साल चलते हैं, इसलिए देती हूँ। तो आप 80 ml तक दे सकते हो। 80 ml एक्चुअली उसकी डोज है, हालांकि 150-200 ml भी दिया जा सकता है, पेशेंट के बल पर डिपेंड करता है और आपको टैकल करने पर डिपेंड करता है। तो कई बार बहुत सारे पेन में 10 मूलारिस्ट अगर अच्छी कंपनी का बना होता है, खासकर साउथ की कंपनियाँ बहुत अच्छा है, तो रिजल्ट आ जाता है। और उसमें प्लेन 10 मूलारिस्ट मत दो, थोड़ा सा अभयारिस्ट जरूर डाल दो। ठीक है, देख लो उसको, अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है, उसके बावजूद पेन है तो 20 ml डाल दिया, और लग रहा साथ में कॉन्स्टिपेशन अच्छा है तो 40 डाल दिया, 60-80, मतलब डिपेंड करता है, आप डोज के साथ दे दीजिए और एक बार में बढ़िया से कचरा निकल जाएगा। और उसके बाद आप उसको ऐसे ट्रीट करिए जैसे अतिसार का मरीज हो गया, मतलब अतिसार भले हमने कराया तो मतलब इसके बाद हमें लघु और दीपन पाचन वाले आहार देने हैं। अभी जो उस दिन मैंने यूट्यूब पर डाला है वीडियो अपना छोटा सा, अष्टगुण मंडका शारंगधर संहिता का रेफरेंस है, बहुत सिंपल है, सीख लो, पेशेंट को बता सकते हो, क्योंकि ज्वर में भी आता है, श्वासकाश में भी यूज होता है, दीपन पाचन के लिए होता है, और यूरिनरी ट्रैक्ट या यूरिनरी ब्लैडर की जो भी डिसीज़ है वहाँ पर भी यूज होता है। और ज्वर अगर कह दिया तो समझ लो लीवर की हर डिसीज़ में या पाचनगत हर विकृति में यूज कर सकते हो बढ़िया से। ठीक है, हालांकि यूटीआई वगैरह जिनको लॉन्ग टर्म तक रहते हैं वहाँ पर हम लोग ऑर्पिडा के स्नेह वगैरह का पान करते हैं, मतलब सुबह सुबह पेशेंट को खाली पेट घी पिलाते हैं, फिर खाना खा लेता है, खाना खाने के पचने के बाद पिलाते हैं, ये तरीका होता है। भले चाहे 5 ml से शुरू करो, शर्त सिर्फ इतनी है कि पेशेंट की अग्नि अच्छी होनी चाहिए, वरना ऑर्पिडा के स्नेह आम बना देगा। तो दीपन पाचन के बाद ही शुरू करिएगा। ठीक है, अब जो पेशेंट बोलता है कि मैं ऐसे ऐसे करके घी खाता हूँ अच्छा खासा, उसको वो सारी जगहों पर घी बंद करा कर ऑर्पिडा के स्नेह का पान कराओ। जैसे मेरा ये पेशेंट है, अभी मैं इसकी अग्नि की थोड़ी सी और प्रतीक्षा कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसको ऑर्पिडा के स्नेह का पान कराऊंगी। ठीक है, और एक बहुत बढ़िया कल मैंने बताया था अनुलोमन चूर्ण था, हरित की सौंफ शुंठी वाला, सही है, बढ़िया सा इस्तेमाल करिए। एरंड तेल में भून कर रख लीजिए, कुछ लोगों को एरंड तेल में पसंद होता है, मेरे को ये है कि आप देख लीजिए, पेशेंट को वात कफज वाला आएगा तो अपने पास 2 हरित की रखो, एक एरंड तेल में भुनी रखियो और एक हमेशा घृत में भुनी रखो। पक्का सी बात है, ज़्यादा नहीं बनाना, हमेशा आधा किलो या 1 पाव बनाओ। क्यों? क्योंकि ज़्यादा टाइम तक ऑयल या घी पड़ा रहेगा तो उसकी भी एक अलग से स्मेल आने लगती है, हमें प्रिजर्वेटिव तो ऐड नहीं करना है। और ये चीज़ें अपने आप से बना कर दीजिए, कुछ नहीं करना, उसका तरीका बता देती हूँ। एरंड तेल बनाना चाहे घृत पृष्ठ हरित की बनाना है, कभी भी यूट्यूब की वीडियोस पर मत जाना। वो लोग क्या करते हैं कि 100 ग्राम हरित की में 100 ग्राम ऑयल डाल देते हैं, उसके बाद वो इतनी स्टिकी सी हो जाती है ना, भुनने के बावजूद भी, मतलब फ्राई करने के बावजूद भी, कि ऑयल उसमें स्टक कर जाता है बहुत ज़्यादा, वो पिसती नहीं है, मिक्सी टूट जाती है। और आपको अगर खरल बट्टे से कूटोगे तो बहुत मेहनत पड़ेगी, मैंने बनाया हुआ है और
जब भी मैंने गलती से थोड़ा सा भी ऑयल या घी ज़्यादा डाल दिया है तो मेरी मतलब बहुत तकलीफ हुई है, बनाने में हिम्मत हार गई हूँ। तो जब भी बहुत थोड़ा सा, जैसे सब्जी भूनते हैं, सब्जी के लिए थोड़ा सा तेल घी पड़ता है, उसी तरीके से थोड़े में कर लो। पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से आप ये कर सकते हो, जब पेशेंट को देने लग रहे हो, लग रहा है कि नहीं यार इसको तो बहुत रुक्षता है, इसको थोड़ा सा एरंडाल ज़्यादा डाल दो, तो बाद में अपने पाउडर में गर्म करके चूर्ण में डाल दीजिए। लेकिन वो लोगों के तरीके से मत बनाइए। पुराने वैद्य या जिन लोग से भी पूछोगे वो हमेशा यही बताएंगे कि ज़्यादा पड़ा होता है, या यूट्यूब का वीडियो, क्योंकि जिन लोगों से आप आसपास के पूछोगे मेजॉरिटी वो अपने हाथ से कोई बनाता ही नहीं है। जब आप बनाते हो, मैंने भी शुरुआत के कई बार ख़राब किया लोगों से पूछ पाछ करके, तब मैंने अपने हिसाब से मैंने कहा नहीं अब थोड़ा ही डालेंगे, तो उस हिसाब से तब सही बनती है। तो ऐसे बना कर रखो। और शुंठी मैंने हमेशा बोला ही है कि चाहे पतंजलि का उठा लो, और नहीं तो आपको कोई अच्छा सा दे सकता है तो उसकी शुंठी चूर्ण उठा लो। और सौंफ तो पीसना बहुत आसान होता है, सौंफ को हल्का सा भूनिए और हल्का सा भूनने के बाद मिक्सी में चला देंगे, पिसा जाएगी। तो इस तरीके से दे सकते हैं। अभिपत्तिकर चूर्ण बहुत बढ़िया काम करता है। अभिपत्तिकर लेकिन जिनको माइल्ड कॉन्स्टिपेशन रहता है उसमें काम करता है। अगर सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है तो कई बार कुछ पेशेंट को अभिपत्तिकर से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मतलब वहाँ पर आपको एज ए लग्जेटिव कुछ और भी देना पड़ेगा, मतलब एज ए लग्जेटिव तो मत बोलो, एज ए रेचन की निकालने के लिए, ठीक है। उसके अलावा मैंने बताया था कि एरंड तेल बहुत बढ़िया होता है उर्ध्ववात में। अभयारिष्ट बहुत बढ़िया होता है, इन्होंने लिखा 2 तोला, तो 2 तोला तो मैक्सिमम मुश्किल से 20 होगा, लेकिन 20 ग्राम में या 20 ml में कोई रिजल्ट नहीं आता है। अब जैसे जिसको रसायन की मात्रा में निकाल चलानी है, जैसे मेरे एक 70 ईयर के पेशेंट हैं सर, 70-75 के हैं, तो उनको मैंने दशमूलारिष्ट, अभयारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट तीनों को मैंने चलाया हुआ एक साथ कॉम्बो में 10-10 ml बस, और रसायन काल में चलाया हुआ है। जस्ट बिफोर मिल तो देने के मूड में थी, लेकिन पेशेंट का उतना वो नहीं, तो उनको उतने बेर चलाया हुआ, उतना सस्टेन डोज वो 2-3 साल तक भी लगातार ले सकते हैं। बीच में उन्होंने छोड़ा था खुद से देखने के लिए, तो उनको प्रॉब्लम जनरेट हो गई थी। क्या करेगा ये? 10 ml अभयारिष्ट है, पेट उनका पहले से साफ होता था, कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट नहीं थे, उनका जो बताना था मैंने कहा थोड़ा सा रिचन करेगी, भय को नहीं लाएगी, ये सबसे बड़ी चीज़ है। दशमूलारिष्ट शोथर होता है तो कोई भी इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस बहुत अच्छा है। और दशमूलारिष्ट सबसे बढ़िया मुझे लगता है कि वात का शमन कर देगा, तो नीचे से अपान वायु अनुलोमित हो जाएगी, प्रतिलोम नहीं रहेगी। अश्वगंधारिष्ट मैंने इसलिए डाला था कि मरीज जो थे उनको थोड़ी सी ताकत की ज़रूरत थी, तो इसीलिए मैंने कहा अश्वगंधारिष्ट भी डाल दो। प्लस अश्वगंधा पता है कि एज ए ब्रेन टॉनिक बहुत बढ़िया काम करती है, मतलब नींद उद लाने के लिए, आपकी मसल रिलैक्सेंट की तरह होती है। तो एक बहुत नॉमिनल डोज पर पेशेंट को रख करके भी बहुत सारी चीज़ें चलाई जा सकती है, और पेशेंट आपका अपना होता है। बहुत ज़्यादा मेडिसिन चला दोगे तो नहीं अच्छी रहती हैं। पथ्य सबका वही था, आसन उसन मैंने बता दिया था। इसमें एक हिंगू गंधादि योग है, इसको अगर बना सकते हो तो बना कर दे सकते हो। और कोई भी आपके पास दे रखा होता है बुक में, अगर सारे इंग्रेडिएंट नहीं मिलते हैं तो उसमें से जितने मिलते हैं उनको भी लेकर बना सकते हो। पर वहाँ पर ये याद रखना कि किसका क्या वीर्य है, क्या विपाक है। जैसे अब यही है अनुलोमन चूर्ण है, हृत की सौंफ शुंठी वाला है, तो कोई पेशेंट ऐसा है पित्तज प्रकृति है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें शुंठी का अमाउंट थोड़ा सा कम कर दो, मतलब इक्वल अमाउंट में मत डालो, ठीक है। और पेशेंट को कभी मत बताओ, क्योंकि पेशेंट का माइंडसेट क्या होता है, शुंठी मतलब बहुत गर्म होती है, उनको मधुर विपाक नहीं याद रहेगा। अदरक और शुंठी में फ़र्क यही है, क्योंकि जो वेट है मतलब जिंजर, और जब वो सूख जा रही है तो दोनों की प्रॉपर्टी में फ़र्क हो जाता है। तो इसीलिए सब्जी में बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता। नॉर्मली भी हर चीज़ आपको, हमारा जो शास्त्र है या हमारी जो पैथी है या हम जो काम करते हो मात्रा के बहुत अधीन है, ये बात समझ लेना। तो कभी कभी ऐसा खुद भी कर सकते हो कि अपने लिए आसोरिस्ट की बोतल उठा लाए, मान लो अभयारिस्ट और दशमूलारिस्ट, एक दिन 10 ml लिया, अगले दिन 20 ml लिया, अगले दिन 30 ml लिया, ऐसे करके 100-200 ml की तो बोतल आती है, उतने प्राइस रहता है। आप लोग आपस में ही मतलब खुद ही लेकर देख लो कि कितना मुझे क्या रिजल्ट आया। एक बिल्कुल रसायन वाली डोज की तरह, मतलब कह सकते हैं कल्प वाले डोज की तरह, कि 10 लिया, फिर 20 लिया, फिर 30 लिया, फिर 40 लिया, फिर 50 लिया, फिर 60, 70, 80, 90, 100 तक गए, 10 दिन गए, फिर तुरंत डाउन डोज में चले आओ, मतलब 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, और फिर उस 10 के बाद थोड़ा सा सस्टेन करके देखो, और देख करके बताओ क्या आपकी बॉडी को क्या फील हुआ, ठीक है। उस सारे पीरियड में अपने पथ्य का पालन करना है, दिनचर्या का पालन करना है। तो जब इस तरीके से सारी चीज़ें करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और एक जैसे जिन्भा वाले में था, बताया था स्नेहन स्वेदन वगैरह कराने लिए, या मृतिका बटी आपको बताया था कि वो बहुत अच्छी है, वो बना सकते हो आप बहुत बढ़िया से। सिर्फ सना ही मार्केट से खरीदनी, और तो सब कुछ किचन में मिल जाता है ना। तो निशोथादि योग है, वो भी बढ़िया से यूज़ कर सकते हो। उसमें निशोथ, पिप्पली और हरित की हर किसी के पास होती है, निशोथ खरीद कर लाओ, मतलब निशोथ थोड़ा सा
कई बार कुछ पंसारी दुकान पर नहीं मिल पाती, कुछ पर मिल जाती है, तो आप बनाने लगोगे तो चीज़ें मिलने लगेंगी। और जब आप खुद बनाओगे ना, तो आपकी चीज़ों की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि आप देखोगे कि हाँ कैसी है, खरीद करके लाओ और स्टोर लंबा मत खरीदो। जब शुरुआत में दवा बना रहे हो, मान लो खरीद कर लानी है, सिर्फ 1 किलो खरीद कर लाएंगे, और बनाने चलो तो कभी भी 1 किलो मत बनाओ, 1 पाव बनाओ। मान लो कभी हो गया कि नहीं पिस पा रही है, तो कम से कम ज़्यादा चीज़ नहीं खराब होगी, और उसकी पैलेटेबिलिटी थोड़ी सी चेक कर लो, ठीक है। और लंबा बनाओगे तो स्मेल वगैरह की प्रॉब्लम फंसेगी, क्योंकि प्रिजर्वेटिव हम नहीं डालेंगे तो वाकई दवा ज़्यादा अच्छा काम करेगी। और हमेशा औषध सूक्त जो है बजा करके अपने आसपास, मतलब यूट्यूब से रख लो, वो सब करके तब दो। तो इस तरीके से जब करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो अभी जो आपका जीआईटी वाली डिसीज़ थी, उसमें सारे में आपने क्या कराया, अगर आम ज़्यादा है तो वमन कराया, अदरवाइज हमने लंघन कराया। लंघन करने का मतलब शुरुआत में सिर्फ शुंठी से आधे जल पर आपने रख दिया 5-6 दिन के लिए। 5-6 दिन के बाद अगर पूरा आम पचन हो जाता है, नहीं तो 2-3 दिन तो प्योर रख दीजिए, फिर उसके बाद लघु अन्न दीजिए, पहले यूश और मंड कल्पना दीजिए, 2-3 दिन बाद उसको खिचड़ी दलिया पर लाइए, 10-15 दिन बाद आप चाहे तो रोटी पर ला सकते हैं, सब्जी, मतलब इस तरह की चीज़ें, वो भी सुपाच्य टाइप की रोटी सब्जी दीजिए, ठीक है। लंघन किया, फिर दीपन पाचन में देख लीजिए कौन सा द्रव्य देना चाहते हैं। दीपन पाचन में आपके पास में त्रिकटु भी दे सकते हैं, आप अकेले शुंठी चूर्ण भी दे सकते हैं, आपके पास लघु शेखर रस वगैरह आप उन सबको भी दे सकते हैं, आपके पास में और भी हिंगवाष्टक ये लौण भास्कर वगैरह, पंचसकार, षटसकार, ये सब सारे पूरा काम करते हैं। इकलौता भी एक साथ काम करता है। आप देख लीजिए उसका कॉम्बो कितना है, कि अकेले पंचसकार डाल करके भी काम चल सकता है, दीपन पाचन अनुलोमन सब करेगा। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो छोड़ दीजिए, मतलब देख लीजिए पेशेंट को कि कितनी ज़रूरत है दीपन पाचन की। लघु आहार से ही बहुत ज़्यादा अग्नि ठीक ठाक सी हो जाएगी। तो ये जो ऐसे सिंपल द्रव्य है कि एक ही द्रव्य में तीनों गुण है, और ये चेक भी कर रहा है, उसके अंदर त्रिकटु वगैरह पड़ा हुआ, रेशियो देख लीजिए कितने हैं, तो उस हिसाब से चला दीजिए। और साथ में पेशेंट को कुछ न कुछ मनोवा स्रोतस पर काम करने के लिए मेडिसिन दीजिए। जैसे मैंने अपने पेशेंट को मेजॉरिटी को सारस्वतारिष्ट देती हूँ। कभी आप मेधावटी चला सकते हैं, कभी आप ब्राह्मी वटी चला सकते हैं, कभी आप वचा के कॉम्बो चला सकते हैं, कभी तगर के कॉम्बो चला सकते हैं, कभी जटामांसी के कॉम्बो चला सकते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन की कैसी है। जैसे जो लोग बहुत हाइपर रहते हैं, उनको लो डाउन होना है, तो वहाँ पर आप ब्राह्मी चलाइए, क्योंकि ब्राह्मी जो है आपको काम डाउन करती है। वचा आप वहाँ दीजिए, याद है संज्ञा स्थापन में होता है, उष्ण भी होती है वचा। तो जो लोग बहुत डिप्रेस्ड से फील होते हैं, आप उनको वचा चलाइए। तो ये सब सारी चीज़ें देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें जटामांसी चला सकते हैं, और देख लीजिए कि किसका क्या क्या ड्रॉबैक है, या कौन सी मेडिसिन मतलब कितने दिन चलानी चाहिए। तो कभी भी कोई भी दवा चलाओ तो कुछ दवाओं को छोड़ करके, आसोरिस्ट वगैरह मैं देखती हूँ, उसके अलावा खास करके सब जटामांसी वगैरह 10-15 दिन से ऊपर कभी मत दो। सर्पगंधा बटिए 15 दिन के बाद तुरंत बंद करो। हालांकि बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है हाई बीपी वगैरह के केस में, मैंने पहले यूज़ किया है पेशेंट को, बट उसका प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारे और ट्रबल देता है। तो इस वजह से कभी भी मत लंबा चलाइए, क्योंकि सर्पगंधा जो है विष वाले जितने द्रव्य होते हैं उनको हमेशा कम चलाना चाहिए। क्यों? कंपनियां उस तरीके से शोधन मारण उतना अच्छा नहीं करती हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा अच्छा शोधन मारण करेंगे तो रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी, वो उतना रखती नहीं है। सिंपल सी बात है भाई, हर इंसान मुनाफे के लिए करता है। विद्यार्थ करीची वाला वहाँ पर बिजनेस का भी वसूल होता है, बिजनेस का वसूल मुनाफा जो कहते हैं। तो आप देख लो, आप हर्ब से रखो। आप बहुत सारी दवाओं की चीज़ें बदल कर दे सकते हो। जैसे मैं अपने पेशेंट को मतलब कुछ ही चीज़ होती है, अलग अलग नाम से भी आती है अलग अलग कंपनियों के, तो पेशेंट को उतना नहीं पता होता है। कुछ पेशेंट का माइंडसेट होता है ना, मैंने ये दवा खाया था तो मुझे ड्रॉबैक हो गया था, उस वक्त उसने और क्या गलती करी वो नहीं याद करता है, या उस टाइम उससे कुछ और गलतियां, मतलब या डॉक्टर ने उसके ध्यान नहीं दिया। जैसे अभी पेशेंट है जो जिसने आरोग्यवर्धनी खाई, अब कहता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई। अब उसने आरोग्यवर्धनी पानी के साथ खाया था तो रुक्षता कॉज हो गई। आरोग्यवर्धनी उसको दूध के साथ लेता है तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा कर जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देती हैं पेशेंट को। तो ये सब इस तरीके से आपका ये पूरा पहला खंड कंप्लीट हो गया, और मोस्ट वाली हम लोगों ने शायद फरवरी में शुरू किया था, मुझे अब तो याद भी नहीं। तो आपके 6 खंड हैं, ठीक है। तो पहला खंड ही ज़्यादा बड़ा था, दूसरा खंड भी काफ़ी बड़ा है। तो दूसरा करने के बाद फिर तीसरा, फिर चौथा, पाँचवा, छठा इस तरीके से कर लेंगे। चौथे पाँचवें छठे में तो छोड़ना है, ठीक है। अब चलो अपनी बताओ क्वेरी। हाँ जी बताइए, कोई डाउट है? बच्चा पार्टी।